जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच मेलांचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि पार्वती का माँ, जो पार्वती की माँ थी यानी गणेश की मौसी थी, तो उनका तो इन्होंने द एंड कर दिया था। नानी भी करते, मौसी भी, वो बेचारा अनाथ भी हो गया था। और ये सब के पीछे कारनामा किसका था? जो बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले थे, जोतकी काका। फिलहाल जोतकी काका की अब हालत ठीक नहीं रही, वो तो खुद ही लूले लंगड़ टाइप में हो गए। मतलब वो खत पे ही बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, कोई स्थिति उनकी ठीक नहीं है। अब यहाँ से शुरू होता है कि कोठारी लक्ष्मी बालदेव जी के साथ मठ से अलग हो गई, क्योंकि जब से रामपेड़िया आई है ना, रामपेड़िया, तो फिर रामदास रामपेड़िया की बात मान रहे थे। ये फिलहाल इनको लेके, बालदेव जी को लेके अलग हो गई हैं। कलम बाग में बास फूस के 3 सुंदर बंगले खड़े हो गए इस इलाके की। ये भी एक बड़ी कारीगरी है। बास फूस का चौखड़ा एक ही डर होता है आग का, लेकिन होता है खूब। मेहराब और जाफरी कुतकार करके फूल तो पहले से ही लगे थे, लेकिन बाग की खूबसूरती तो 18 गुना बढ़ गई है। वारे कोठानी 400 रुपये में एक जोड़ा बाछा खरीद कर मंगवाई है। मोतीचूर हाट से बड़ा तेज है, हल्की सी बाछा घड़ी बनवाई है। तो ये आके फिलहाल बस गई हैं। बालदेव जी अब कितने साफ़ सुथरे रहते हैं। बगुला के पास पांखों की तरह खादी की लुंगी मिर्जई दब दब करते हैं। देह भी थोड़ा साफ हो गया। लक्ष्मी अपने हाथों से सेवा करती है। मठ पर तो अब कौवा मैना के गू के साथ आदमी के बच्चे भी पैखाने भिनकते रहते हैं। रामपेड़िया की माँ दिन भर पड़ी रहती है। अब बताइए, वो मठ है ना जो धार्मिक इनका केंद्र था, अब वहाँ रामपेड़िया तो रहती है, रामपेड़िया के साथ उसकी माँ भी वहीं पे रहती है। और जो गंदगी मचाए रखते हैं कि लगता ही नहीं कहीं से थे वो धार्मिक केंद्र कहीं का। एक महीने में डम्पेड़िया ने माया के जाल में महंत रामदास के अंग अंगों को फांस लिया है। महंत साहब इस जाल से निकल भागने के लिए छटपटा रहे, मगर जाल की गिराहें उलझती ही जा रही है। कल गाली गलौज और मारपीट भी हो गई। महंत साहब ने रौटात हटिया से सुबह को एक भारी गाजा मंगवाया था। रात में सोने के समय डम्पेड़िया ने कहा, महंत साहब गाजा फुरा गया। सुनते ही महंत साहब चिढ़ गए, ये सुबह को ही ना एक भरला दिया है भंडारी ने। रामपेड़िया महंत साहब की मर्दानगी देख चुकी है, वो चुप क्यों रहे? दम लगाने के समय होश रहता है कि नहीं? दिन भर घोड़ा के दुम की तरह चिलम मुँह में लगा के रहती है। चुप चमारिन, अखाड़ा को भ्रष्ट कर दिया है तुमने। तो उन्होंने बोला कि चुप चमारिन, अखाड़ा को तुमने भ्रष्ट कर दिया। सदगुरु हो, लक्ष्मी ठीक ही कहती थी। इसके बाद रामपेड़िया का माथा गर्म हो गया। रामपेड़िया की माँ और बच्चों ने मिलकर ऐसा हो हल्ला मचाया कि बात को समझ में ही नहीं आई। महंत साहब जो थे वो चिल्ला रहे थे, चिमटा खनखना रहे हैं, और रामपेड़िया गा गा कर सर चढ़ा चढ़ा कर रो रही है। अरे तोरा हाथ में कोड़ फूड़े कुड़िया, अरे लक्ष्मणियों के खातिर, तो ऐसे ऐसे गाली देगी कर रही है। सदगुरु हो सदगुरु, बंद करो बंद करो। बालदेव जी को पार्वती की माँ के खून के बाद से रात को बड़ा डर लगने लगा है ना। रात भर कलेजा उनका धक धक करता है, क्योंकि वो तो बड़े अहिंसावादी हैं। बालदेव जी की आंखें ही बता रही हो कितने डर है। और डिम डिमक करके झुनझुनक करके लक्ष्मी आज खुद खजड़ी बजा रही है। बालदेव जी आसनी पर बैठे हैं। खिड़की के कमरे में चांदनी का एक टुकड़ा उतर कर आया हुआ है। बालदेव जी टकटकी लगाकर लक्ष्मी की ओर देख रहे हैं। खजड़ी बजाकर गाने के समय लगता है कि लक्ष्मी की बोटी बोटी नाच रही है, घुटने के बल बैठी है। इंदर सभा नाटक में हूर परी, मशहूर परी, सबूज परी झजनी बजाकर जैसे गाती थी, उसी तरह रह रहकर पार्वती की माँ की खून से लथपथ लाश की याद उनको आ जाती है। एक पलक के लिए बालदेव जी आँख मूंद लेते हैं। लक्ष्मी की देह से जो सुगंधी निकलती वो आज और तेज हो गई। लक्ष्मी की आवाज़ काँप रही है, रो रही है। लक्ष्मी एक गाल पर लोट लुढ़क रहे हैं। लक्ष्मी लक्ष्मी रो मत लक्ष्मी, बालदेव जी की बाहों में भी इतना बल है, लक्ष्मी की बाहों में। तो ये था, मतलब वो कर रहे थे सारे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ कि बीच बीच में उनका बजता रहता, कब प्रीतम हंस बोले ही जो ही रहे मैं पंत, ढंढन रुनक झुनक झनझन न खजड़ी हाथ से जन। बालदेव जी की पाँव के अंगूठों से आग झुलाते हुए लक्ष्मी नज़र मिलाती है। साहेब बंदगी। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट में है कि अभी इधर क्या हो रहा है कि जो कामरेड हैं, कामरेड वासुदेव और सुंदरलाल भी गिरफ्तार हो गए हैं। कैसे नहीं गिरफ्तार होंगे भाई? तो कामरेड वासुदेव और सुंदरलाल ये लोग भी गिरफ्तार हुए। डॉक्टर प्रशांत तो ऑलरेडी थे। 1 साल पहले तक किसी ने कभी गंजी भी पहनते नहीं देखा था। किसको? सुनरा को। सो इस गर्मी के मौसम में कोट पैंट गुलबन मोजा और क्या क्या वो नहीं पहन रहा है, तो सबको ये भी शौक लगा है कि भाई वो सारा चीज़ पहन कैसे रहा है। आधे घंटे में दोनों ने करीब करीब सभी के फेरी वालों को बुलाया और सौदा किया। ये चाह वाला सुनता नहीं है, देहाती समझ लिया है क्या? चाह लाओ बिस्कुट लाओ, मतलब ये बता रहे हैं कि कुछ भी करो, मतलब इतना काम करा रहे हैं कि कुछ भी लेके आओ, इसकी बात चल रही है।
चेन्नी दे जाओ, जाओ नाश्ता कर लो। लड़ाई के ज़माने में अमेरिकन साहब लोग इसी तरह सिगरेट और बिस्कुट लाते थे। ज्योति जी ठीक कहते थे, भी क्या हुआ, अभी और बाकी है। वासुदेव ने कालीचरण का भी नाम बताया। सुनते हैं कालीचरण है कहाँ? मंगला देवी को कटिहार रखने गया। तो बेचारा उसी की शादी वादी नहीं हो पाएगा, तो मंगला देवी जो थी, मंगला देवी को कटिहार रखने गया है कौन? कालीचरण। कालीचरण पहुँचाने गया है पार्टी ऑफिस में। सुमेरन जी बोले, सुनते हैं तुम पर भी वारंट आया है। वारंट? हाँ वासुदेव, और सुनरा ने भी तुम्हारा नाम बताया, जरा होशियारी से घर लौटना। वासुदेव, सुनरा बेईमान झूठा, उसने नाम लिया। कालीचरण अंधेरे में कोठी के बाग के पास छिपे हुए हैं, जरा रात हो जाए तब घर जाएंगे। वासुदेव और सुनरा को सोम ने इतना आगे बढ़ा दिया है, उसकी ताजुब होता है कि डकैती की 3 दिन बाद ही कालीचरण को सब पता लग गया था। सेक्रेटरी साहब को चुपचाप कहने के लिए पुरनिया गया वो, लेकिन सेक्रेटरी साहब पटना चले गए। सेक्रेटरी साहब से सारी बातें कहनी होगी, चलित्र कर्मकार से हिलमिल बढ़ाने का यही फल तो है। हम पर विश्वास नहीं हुआ उनको तो वासुदेव को वासुदेव को 40 दिए कि चलित्र से मिलते रहो। बंदूक पिस्तौल चलित्र देता है। काली को जेल का डर नहीं, पार्टी की कितनी बड़ी बदनामी हुई। अरे बाप, पटना के बड़े लीडर लोग को कैसे मुंह दिखाएगा? उसको ये डर नहीं है, उसको ये डर है कि भाई वो पार्टी के बड़े लोगों को मुंह कैसे दिखाएगा। कोठी बाग के पास ही अंधेरे में चेहरे से मुलाकात हुई। जड़ी उखड़ने आया था, उसने बताया गांव में पुलिस दरोगा कंफू लेकर आया है। कालीचरण ने चथेरू को 2 रुपये दिया, माँ को दे देना और ये तुम लो 1 रुपये। जड़ी उखाड़ने के बाद चथेरू गांव की ओर भागा। फिरारी किरांती को पकड़ा देने वाले को बहुत रुपये इनाम मिलता है। तुरंत ही उसने दरोगा साहब को चुपचाप खबर दी, हम कालीचरण को कोठी के बगीचे में देखे हैं। अब बताइए, दरोगा साहब मिलिट्री लेकर जब तक आवे कालीचरण पवन हो गया। चथेरू कहते यहीं से पश्चिम की ओर हनहनाता हुआ चला था घोड़ा पाड़ की तरह। खिलावन सिंह यादव बेचारे को फिर एक चरण लग गया। इधर खिलावन जरा ज़्यादा हिलमिल रखता था। कालीचरण से दरोगा साहब ने कहा, जरूर डकैती का मामला आपके यहाँ रहता है, आपने उन लोगों को चखेड़ा घर बनवा दिया है, क्यों? लगता है खिलावन सिंह यादव का दिन अब घटती पर है, जल चढ़ंती पर रहता है। किसी का दिन तब वो माटी भी छू देगा तो सोना हो जाएगा। दिन बिगड़ते पर चारों ओर से खराब खबरें ही आती। तहसीलदार साहब को 1,500 मुँह जुबानी बाकी था। कमला किनारे की बंदोबस्ती वाली ज़मीन में से 10 बीघा सूद रहन सहन ले रही थी और भी 1,000 रुपये तहसीलदार से लिया था। खिलावन ने कल अररिया बैरगाछी गांव से खबर लाई, सकलदीप नानी का 10 भार सोना चुरा कर न जाने कहाँ भाग गया। सुनते हैं मदनपुर मेला में एक ठठेर कंपनी आई थी कलकत्ता से, उसमें एक लैला थी, उसी ने सकलदीप को फंसा लिया है। अब लो सकलदीप भी फंस गए, मतलब कोई भी यहाँ का बच नहीं रहा, सब फंसे ही जा रहे हैं। महंगू दास के यहाँ खलासी जी आए हैं। खलासी जी यानी वही फुलिया क्या? फुलिया की सारी देह में घाव हो गया। पैटमान जी के पास कई बार संवाद भेजा कि फुलिया ने एतबारी बूढ़ा को उस दिन भेजा तो मालूम हुआ पैटमान जी की बहाली हो गई। बथनाहा नेपाल सीमा के पास चैकी खाट वगैरह सब बेच दिया। पैटमान जी ने सरकारी नौकरी वाले की जब बदली होती तो वो सभी चीज़ें बेच देता है, नई जगह में जाकर नई चीज़ें लेता है। इसलिए क्या जनाना को भी छोड़ देगा क्या कोई? सबने कहा क्या जनाना को भी छोड़ देगा? खलासी जी ने सुना तो दौड़े आए। कोई कुछ कहे, खलासी जी को कोई दुख नहीं, सारा दुख तो फुलिया का था, जो बेचारा इतना खर्च करके तुमसे चुमौना किया, मतलब शादी वादी की थी, वो तुमको अगोर कर बैठा रहेगा तो चूल्हा कैसे जलेगा? खलासी बेचारा दिन भर रेलवे लाइन पर काम करता था और इधर पैटमान जी लैंड क्लियर देकर गाड़ी पास करने के बाद फुलिया के यहाँ आकर बैठे रहते थे। आखिर एक दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट करके फुलिया उनके यहाँ भाग गई। खलासी जी का इसमें क्या कसूर? पाप भला छिपे, सारी देह गल गई, मगर अब भी होश नहीं हुआ फुलिया को। रामपेड़िया उसके यहाँ रोज आती है और फुलिया फुसुर फुसुर करके उसको सिखाती है महन से कोई चीज़ मंगाने का कौन समय, कैसे क्या कहना चाहिए। खलासी जी कहते दुनिया भर के लोगों की गर्मी की बीमारी आराम करें हम, और हमारी घरवाली इस रोग से भोगे 3 गोली में ही ठीक हो जाएगी। एक बात है, गर्मी निकलेगी तो एक अंग को लेकर आँख नाक दांत उंगली में कोई अंग छूटा ना हो जाएगा। गांव के बारे में खलासी जी कहते गांव में भनर भुत्ता लगा है। भनर भुत्ता मतलब बंदर का भूत। गांव के इसी तरह साफ हो जाते, कोई बंदर मारा थे इस गांव में। ठीक बात है, एकदम भीट है। डॉक्टर बाबू तो 3 बंदर पालते थे, न जाने कौन सुई दीन की दोनों बेचारा के खाते मर गए। रात भर किकियाया था, याद नहीं है। ठीक बात। ये डॉक्टर ऐसा जुल्मी आदमी था, सारे गांव को चौपट कर दिया। कोई परवाह नहीं। खलासी जी कहते हैं हम रात में चक्कर पूछकर इस टोला को बांध देंगे, कुछ नहीं होगा इस टोला को। रमजू दास की गुहाल में चक्कर पूजा है। खलासी ने चावल दूध अड़हुल के फूल से चक्कर बनाया, बीच में माटी का बड़ा सा दिया लिया और उसमें एक बड़ी सी बत्ती डाल के बोला कि अभी करते हैं, गोल गोल घुमा देंगे और पूरा गांव हो जाएगा, मतलब कि शांत, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो अरे रे जीभ में सुई गड़ा ली इस पार से उस पार, अरे। तो फिर उन्होंने मतलब गाने वाने गा के ये हुआ कि पूरा चक्कर ऐसा काट लिया। खलासी जी दिया की बत्ती को नचारे और मुंह में लेकर बत्ती बुझाते, फूंक मारकर फक से वो कर देते हैं। इस तरीके से मतलब जितना उनको आता था कि हाँ मैं आप लोगों को बचा सकता, तो उन्होंने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया और हो जाए बचाने का भी पूरा प्रयास किया। अब यहाँ पे शुरू होता है कमली के बारे में कि कमली के बाबू। कमली के बारे में देखें तो कमली के बाबू नींद में तहसीलदार साहब की नाक बहुत बोलती है। खुर खुर कमला की माँ पलंग के पास खड़ी, उसके चेहरे पर भय की काली रेखा छाई हुई कि कमली के बाबू। तो उसने कहा माँ। धीरे धीरे से पलंग पर बैठ जाती तहसीलदार साहब और अचकचा जाते हैं। क्या बात है? कुछ नहीं। माँ फिसफिसा कर कहती कमली ने तो आंचल में दाग लगवा दिया है। हाँ आंचल में दाग तो लगवा दिया है। तहसीलदार साहब को लगा कि कमली के कपड़े में आग लग गई है, कमली जल रही है। हाँ 4 महीना। तहसीलदार साहब और माँ दोनों एक साथ लंबी सांसें छोड़ते ही भगवान अब क्या होगा, समझो कैसे पता चला। मुझे तो पिछले महीने में ही थोड़ा संदेह हुआ था, आज पूछने लगी तो चुपचाप टुकुर टुकुर मुँह देखने लगी। डॉक्टर ने तो खूब इलाज किया, अब मुंह पर काली जो लगी उसका कौन छुड़ावेगा। तहसीलदार साहब का मुंह सूख जाता, आंखों के सामने भयानक से एक से बढ़ के एक दृश्य उनके सामने आती, काली पुती हुई कि सब हंस रहे हैं। मैं पहले ही कहती थी इतना हेलमेल अच्छा नहीं, आग और फूस एक साथ कब तक रहेंगे। और तुम्हारी दुलारी तो मानो जादू कर दिया है डॉक्टर ने। अभी भी कह रही डॉक्टर ने कहा है। क्या कहा है डॉक्टर ने? तहसीलदार साहब तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। साफ कहाँ कहती है, कुछ बताती भी इतनी। मंगल पाजी सुअर, नमक हराम, कुत्ते को बचा साला, तो वो सब मतलब होता है कि बोलते हैं। लेकिन मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ मेरी बेटी का इसमें कोई दोष नहीं है। माँ रोने लगती। कमली का कोई कसूर नहीं, डॉक्टर ने फुसलाकर उसका सत्यानाश किया है। कमली भी अपने बिछावन पर जगी हुई, आज उसे बार बार डॉक्टर की याद आती। डॉक्टर का हंसना, बोलना, रूठना, मीठी मीठी बातें करना। यदि डॉक्टर को दामुल हौज हो जाए तो माँ रोती क्यों थी? महाभारत में कुंती, देवयानी, अहिल्या, द्रौपदी कौन ऐसी है जिसको डॉक्टर ने कहा है हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता? डॉक्टर ने क्या कहा है? तहसीलदार साहब सुबह सुबह चाय पीते समय पूछो कमली से, साफ डॉक्टर ने कहा क्या है? तो कहती है डॉक्टर कहता था हम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। माँ काला पानी या जीवन कैद। धीरे धीरे इधर उधर देखकर सो तो समझा। तहसीलदार साहब का चेहरा फिर बुझा सा जाता है। लेकिन सवाल है कि वो तो जेल में है, अब क्या सजा होगी? सो कौन जाने फिर मदद की बात क्या ठिकाना। कमली के पास उसकी कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं है। तहसीलदार साहब कानूनची आदमी है, कागज पर आपके हाथ का भी लिखा रहे तो उससे वो सारी दस्तावेज ऐसी बना दे कि पटना का स्पॉट भी नहीं पहचान पाएगा असली है कि नकली। चिट्ठी पत्री यदि होगी तो भी वो देगी नहीं। वो कह रही थी कि हमको गोदाम भर में बंद रखो, लोग तो जानते हैं कि कमली बीमार है ना, तब तक डॉक्टर आ जाएगा। लड़की की बातें सुनकर कलेजा थिर नहीं रहती। कहती थी माँ अपराध के लिए आखिर कोई सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, हमको घर में ही जेल दे दो। इसी तहसीलदार साहब का दिल कसक उठता है। कमली की माँ मेरी बेटी अब मेरे सामने नहीं आएगी। तो उफ, उन्होंने बोला कि एक ही है, इसको एकांतवास में भेजो। कमली के चेहरे पर दिनों दिन तेज आता जा रहा था, मुखमंडल चमक रहा था, लेकिन आज उसकी निगाहें नीची चुपचाप आकर पर्दे की आड़ में खड़ी हो जाती है। दीदी इधर आओ दीदी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटा। बाबूजी मेरी सूरत मत देखिए, मुझे गोदाम घर में बंद कर दीजिए। और कोई उपाय भी तो नहीं है? कमली कहती लगता है कि ये डॉक्टर नहीं जिन है। एक बार गौरी मौसी ने जिन पीर की कहानी सुनाई थी, डर तो नहीं लगता? सुनते हैं कि जिस मतलब ये जिन जिस पर प्रसन्न हो उसको तुरंत कुछ ना कुछ बना देता है, रुपए पैसे जगह ज़मीन कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है। अभी भी ये है कि एक तरीके से अंधविश्वास में ही जी रहे हैं। बोला विशेषज्ञ एक्सपर्ट होगा। तहसीलदार साहब हिसाब करके देखते हैं डॉक्टर जब से उस परिवार में घुला मिला है रोज़ अलाय बलाय की आमदनी होती रहती है। जिस बात से सारे गांव का नुकसान हुआ उसमें भी नफा किसको हुआ? तहसीलदार के मुकदमे में मूल्य फंस गए हैं। कमली ने एक सप्ताह बहुत मज़े में काट लिया, कुछ किताबें पढ़ने को मंगा ली। अब देखिए कमली ने कुछ किताबें मंगाई जैसे विश्व वृक्ष, इंदिरा, राज सिंह, आनंद मठ, देवदास, श्रीकांत, रंगभूमि, गोदान, हरिमोहन बाबू की कन्यादान। बस अभी इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब की अलमारी में किताबें हाँ निकलवाइए, प्यारे से कहिएगा। गोदाम घर के ऊपर वाली खिड़कियों से चांद झांकते हैं, शरद की चांदनी चांदनों में छिप जाता है। और वो बैठ के एकांत में है ना खूब पढ़ाई कर रही है। मतलब पढ़ाई क्या मतलब अलग अलग इंटरटेन के लिए अलग अलग किताबें वगैरह उसने मंगा लिया है। जय दुर्गा माता की जय। और वो खुद भी करती है और अपनी माँ को भी सुनाती है। चंपापुर के कुमार साहब ने इस बार बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया है। कुश्ती, शिकार, संगीत और साहित्य सबका एक सम्मिलित पीठ स्थल रही है चंपापुरी की ड्योढ़ी। बूढ़े राजा के समय की बात जाने दीजिए, अभी भी कुछ नहीं। विश्व कवि रविंद्र ने जिस ड्योढ़ी की साहित्य गोष्ठी में अपनी प्रसिद्ध रचना राजा रानी की आवृत्ति की है, जहाँ की संगीत मंडली में पूरे एक सप्ताह तक फयाज खां की अमर स्वर लहरी है। बूढ़े राजा ने शिकार पर कई किताबें लिखी हैं। पंजाबी पहलवान मुश्ताक का चेला चांद आया है,
इस बार जमेगा। कालीचरण वनमंकी के पास एक गांव में दूर के रिश्तेदार बहुत चालाक आदमी, उसका नाम बदल दिया है रुस्तम खां। लोगों से कहता है रुस्तम खां तंबाकू का दलाल पुबा है, कल चांद अखाड़े में जंगिया लगाकर उतरा था। चंपापुर मेले के दंगल है बाबू, देखने पर कभी कभी ऐसा जान सवार होता है कि आसपास के लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। आज भी चांद जंगिया लगाकर जो खूब झूम रहा है। ये आज चांद का नहीं, जय जी दुर्गा माई की जय, जोड़ा नहीं मिला। अच्छा, ये सब वो पढ़ रही है। पढ़ने के बाद फिर सभी बाजे गाजे अचानक थम गए हैं। क्या हुआ, कुश्ती होगी या नहीं? पहलवान मुश्ताक अली हाथ जोड़ कर कह रहा है। बड़े कुमार साहब से क्या नाम का है? रुस्तम अली जोगबनी का। अरे वारे उस्ताद, ले ले बच गया। अरे वो तो बिजली है बिजली, चांद नाच रहा है ये पंजाबी करके। अच्छा, यहाँ पे ये है कि मतलब कि मस्ती से सब काम हो रहा है। उसने मंगा लिया, वो पढ़ भी रही है और ये सारे उसके उसमें चल रहे हैं। बहुत ने कहा कि चरित्र कर्मकार ही है, नाम बदल कर अखाड़े में जो उतरा था वो वही था। चरित्र को सुनते ही लाल ध्वजा हनुमान झंडी का महात्म मिल गया, कहीं हार नहीं सकता। मेला में लाल पहराम बटा हुआ है, लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे को बुलंदी से ढोने वाले चरित्र कर्मकार के ऊपर से वारंट हटाइए। कालीचरण वनमंकी के रिश्तेदार के यहाँ फारबिसगंज वो चला गया। सिक्योरिटी साहब उससे नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मिलेगा। सुनते हैं सिक्योरिटी साहब ने कहा है कालीचरण वगैरह पार्टी के मेंबर नहीं, किसान सभा के दुनिया मेंबर हैं वो सब। अरे तुम काली मंगला डरते डरते संभल गई, क्या डफली मियाँ की तरह सूरत बनाई हो? अंदर आ जाओ। कालीचरण मंगला से मिलने आया है। अचानक कालीचरण को एक पुराने रेलवे क्वार्टर के अंदर वाले कमरे में बिठाकर मंगला लोटा ग्लास लेकर पानी के नल पर चली जाती। कालीचरण देखता है चरखा है, धुनकी भी है, खाट पर कंबल के ऊपर सफ़ेद खादी की चादर है और उसकी आंखों में खुमारी। रात भर बैलगाड़ी पर जगह ही रह गया। रेल पर भी ऊपर तख्ती पर लेटा है, लोटा ग्लास चकमक करता है, ठंडा पानी नींबू का शरबत। मंगला गिलास बढ़ाते हुए मुस्कुराती है। मैं तो डफाली मियाँ ही कहूँगी, रुस्तम अली तो जोगबनी मिल का बूढ़ा सरदार है। कालीचरण हाथ में गिलास लेकर मंगला की ओर टकटकी लगाकर देखता है। मंगला कितनी दुबली हो गई है, रंग भी जरा चरका हो गया है। खबरदार हैंडसअप। खटखट। दरोगा साहब पिस्तौल ताने खड़े हैं। 8-10 सिपाही और पहुंचे, बंदूक की नली तना हुआ है। दरोगा साहब पानी पी लेने दीजिए। मंगला को थाना पुलिस का क्या डर? तुम कौन हो इसकी क्या पता? तुम क्या करती हो? तुमको भी गिरफ्तार किया जाता है। दरोगा साहब इनको पानी पी लेने दीजिए। मंगला अपने सर्टिफिकेट देखने के लिए देती है। वो आप चरखा सेंटर की महिला हैं? दरोगा साहब मंगला के सर्टिफिकेट को देकर वापस देते। हाँ, मेरी गंज में काम करती थी, जान पहचान थी, एक साथ काम किया था इसलिए। नोच लो इस साले की डोरी तेरी माँ को। मतलब वो लोग गाली देते हैं। मंगला झट से दरवाज़ा बंद कर लेती। ऊपर से बंदूक के कुंदे जड़े जा रहे हैं। काली के कंधे पर वो शरबत कर डकार लेता, वो पुलिस लारी पर जा बैठता है। दरोगा साहब उसके मुंह पे हंटर डालते हुए कहते हैं, मतलब गाली वगैरह देते हैं। कालीचरण के हाथों की हथकड़ी एक बार झनक उठी। घायल पट्टों में एक नया दर्द उभर आया, आंखों में उसके खून उतर आया। लेकिन वो सब सहेगा। भेज दो साले को। वासुदेवा और सुन रहा तो है ही, थप्पड़ में बकबक उगल देंगे सारी चीज़ें। तो उसने मतलब ये हुआ कि वो वहाँ पे आया और फंस भी गया। तो उसने कहा कि मंगला मुझे माफ़ करिए, अब मुझे ये लोग लेके जाएंगे, क्योंकि जो संथालिनों के साथ हुआ था वहाँ पे जो टोले के साथ, तो इसमें सारे लोग उस केस में फंसे थे। ऐसा तो था नहीं कि एक ही दो लोग फंसे थे, सभी लोग फंस गए थे। अभी ये नेक्स्ट पार्ट में ये देखिए हो रहा है कि बालदेव जी रामकृष्ण आश्रम बहुत दिन बाद आए हैं। अब बालदेव तो वैसे अब साथ में उनके रहने लगे हैं, अलग होके रहने लगे हैं। तो रामकृष्ण आश्रम बहुत दिन बाद आए, एकदम बदल गए हैं। आश्रम जो है वो कह रहे हैं कि आश्रम तो बिल्कुल बदल गया है, लोग भी बदल गए हैं, थोड़ा चाल चलन भी बिगड़ गया आश्रम का। अब तो लोग मछली और अंडा भी चौका में बैठकर खाते हैं। अमीन बाबू सेक्रेटरी में कहते हैं मछली मांस आश्रम में तो ना बनाया ना धोया जाता है और ना चूल्हे ही पकड़ते हैं। हरज क्या है? बालदेव जी हक्का बक्का होकर अमीन बाबू का मुंह देखता है। लेकिन पहले तो आश्रम के हाथा में नहीं आता था ये सब। ये जो नया रसोई घर बना वो आश्रम की ज़मीन में नहीं है, कुबेर शाह की ज़मीन में। आप जगह ज़मीन वाले आदमी हो गए। खाता खतिया नक्शा पर्चा सब कुछ है। बालदेव जी कटमटा कर उनकी ओर देखते हैं। छोटन फारबिन सिंह का ये लुच्चा लौंडा हर बात में पुछ करता है। अमीन बाबू के साथ दिन रात रहता है ना, इसलिए मुजारे भी हो गया है। छोटन बाबू खाता खतियान नक्शा पर्चा देकर हम क्या करेंगे रामकृष्ण बाबू के ज़माने में। रामकृष्ण बाबू का ज़माना रामकृष्ण बाबू के साथ चला गया। छोटन बाबू के टंडेल भोल्टियार मटरा भी बोलता है ये कांग्रेस ऑफिस है, बाबा जी का मठ नहीं। तो वो लोग बताते हैं भैया जब तुम थे रामकृष्ण आश्रम था वो बात अलग थी, जब रामकृष्ण थे तो बात अलग थी। अब वो ना आश्रम रहा ना वो चीज़। लेकिन बालदेव जी तो अपने उससे अलग हुए नहीं है। बालदेव जी जैसे थे पहले वैसे ही है। बालदेव जी की अकिल गुम हो रही है। खैनी से सड़े हुए दांत को निकाल कर मटरा हंसता है, फिर मटकी मार कर कहता है कबीराहा में तो सब धन साहेब का ही है। चंदन पट्टी का गुदरू कहता बालदेव अब अपने गांव में आओगे तो जतियारी भोज से पकड़कर उठा दिए जाओगे।
बालदेव मेरीगंज के एकांती मजा छोड़कर गांव क्यों जाएगा? अंधों में काना बनकर मौज कर रहा है वो। बालदेव जी की आंखों में आंसू आ गया। यदि दोरिक शर्मा नहीं आ जाते ना तो फूट कर रो पड़ता। शर्मा ना आते ही क्या कहा, बालदेव जी को तुम लोग चिढ़ाते क्यों हो? चिढ़ाते कहाँ हैं, हम लोग तो सत्संग करते हैं। छोटन बाबू हंसकर बोले। शर्मा ने पास की खाली कुर्सी पर बालदेव जी को बैठा दिया। कहा, बालदेव जी यहाँ बैठिए, हम जवाब देते हैं, सत्संग की बात कहते हैं छोटन जी। ये बालदेव, दोरिक शर्मा, नेवालाल, फगुआ, सहदेवा, बौन दास, उजड़ाई, चुन्नी दास, पीर्थी, जगरतिया, अभी जितने भी थे सत्संग के ही फल हैं। आपके जैसे लाल पैदा हुए सब अभी चबेल लेट खाड़ी पर लिवड्री सीख रहे हैं। आप क्या जानिएगा कि साथ साथ भूजा फाकर 100 माइल यानी मील पैदल चलकर गांव-गांव में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया। मोमेंट में आपने अपने स्कूल में पंचम चार्ज का यानी पंचम चार्ज जो थे उनका फोटो तोड़ दिया। हेडमास्टर को ऑफिस में ताला लगवा कर कैद कर दिया। बस आज आप लीडर हो गए। ये भेद हम लोगों को मालूम रहता तो हम लोग भी खाली फ़ोटो तोड़ते। गांव के जमींदार से लेकर थाना के चौकीदार, दफादार, जिनके बैरी कहीं कहीं गांव वाले दल किसी नेता का व्यक्तिगत नौकर बात कर हमें हड़काते थे जैसे मुड़बलिया। गुदर तुरंत रंग बदलना जानता है। अभी तो वो नीमक कानून के समय से ही झोला टांग रहा है। तो शर्मा क्या ने कहा कि चुप चुट्टा गईगा। शर्मा जी डांटते हैं, जिधर चाँद उधर सलाम। बालदेव जी को सभी मिलकर चिढ़ाते थे। क्यों रे, बालदेव जी भी जरा साफ कपड़ा पहनने लगे थे। यरावदा चक्र खरीदे थे। चेहरा मोहरा सब पहले जैसा चिकना लगता था। अभी मीटिंग जो है, बालदेव जी कहते हैं कि अभी मीटिंग जो है, अरे आप भी तो बालदेव जी सब दिन एक ही समान रह गए। मीटिंग में रहकर क्या कीजिएगा? फारबिसगंज वालों का कजिया फैसला होने वाला है। खुसाए बाबू एक घोड़ा गाड़ी में भरकर कागज पत्तर, फाइल, रजिस्टर सब उधर लेके चले हैं। बालदेव जी दोरिक शर्मा के साथ चले गए तो गुदरू ने आंख टीप कर सिर्फ फिसफिसा के कहा, अरे गांगुली जी क्या आज जाते हो? छोटन बाबू कहते हैं, अमीन बाबू से कहना होगा मेरीगंज में अब बालदेव से काम नहीं चलेगा। चरखा सेंटर को चैपट कर दिया। चैपट घर में सोशलिस्ट घर घराने लगे। अभी तो सब डकैती केस में अरेस्ट है। उस गांव का डॉक्टर कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट। तो ये यहाँ पे बात भी चल रही है कि उसका डॉक्टर कम्युनिस्ट था जो गांव का था। लीजिए, एक बार ज्ञानी तो दूसरे कटपिंगल जी आ रहे हैं। और ये तो आजकल और भी काबिल हो गए। बावन दास जी आ रहे हैं। आश्रम के बूढ़े कुत्ते पिलकपी ने बावन दास को दूर से ही पहचान लिया। अशोक गांच के नीचे वो इसी तरह लेटा रहता है और हर आने वाले को देखता है। बावन दास को देख के कान खड़ा कर गर्दन उठाकर देखा, दुम्बी हिला रहा है। शशांक जी ने इस कुत्ते का नाम रखा था ब्लैक प्रिंस। सोशलिस्ट पार्टी के चिनगारी जी ने लाल पताका में जिले के एक मारवाड़ी को ब्लैक प्रिंस लिखा था, अर्थात जो ब्लैक करने में मशहूर हो। चूँकि मारवाड़ी एकदम नौजवान बिना सिर प्रेत वाला उस तरीके से, तो बिलकेपी ने ठीक पहचाना। हाँ, बिलकेपी रे, बाल झड़ रहे हैं। पहले तो रविवार को निर्जला अनशन करते थे, तुम दूध हलवा भी नहीं सूंघते थे। आजकल मुर्गी की हड्डी चबाते हो भैया, सब कुछ बदल गया है। बावन दास जी धीरे धीरे कागज़ की पुड़िया निकालते हैं और बिलकेपी और भी जोर जोर से काउं काउं करने लगता है। उसकी आदत है तो वो क्या करते हैं, बस धीरे से वो क्या करते हैं, बावन दास आते हैं। अब क्या लेगा, अंडा लेगा क्या? ऐसे ही वो बोलता है बैठे बैठे, मतलब वो निकल रहे हैं साइड में, वो बोल ही जा रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।